सुबह के करीब 9:30 बजे फरीदाबाद के सिकोरा गांव में मौजूद एक स्कूल में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल सा था। बच्चे अपनी क्लासेस में थे और टीचर्स पढ़ा रहे थे और सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक टीचर अपने रोज के काम में लगी हुई थी। लेकिन अगले कुछ मिनट में उसी स्कूल के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाएंगी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिसका नाम पर वो भरोसा करके उन्हें बाहर बुलाया जा रहा है, वही नाम कुछ ही सेकंड बाद उनकी मौत की वजह बने। फरीदाबाद के सिकोरा गांव में सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम का एक प्राइवेट स्कूल है। यहीं संध्या पढ़ाती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो क्लास 2 की टीचर थी। एक ऐसी टीचर जिसके लिए स्कूल सिर्फ नौकरी की जगह नहीं थी। वो बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, अपने परिवार के लिए काम करना चाहती थी और स्कूल के बाद हर दिन की तरह उन्हें अपने घर लौटना था, क्योंकि घर पर उनके 2 छोटे छोटे बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। एक हस्बैंड और 2 बच्चे और एक सामान्य सी जिंदगी। लेकिन इस सामान्य जिंदगी के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी भनक धीरे धीरे उनके परिवार तक पहुंचने लगी थी। इस कहानी का दूसरा नाम है अमित। 21 साल का अमित फरीदाबाद के कोट गांव का रहने वाला था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और फैमिली स्टेटमेंट के मुताबिक अमित काफी समय से संध्या के कांटेक्ट में था और कुछ रिपोर्ट्स में ये कनेक्शन 2 साल पुराना बताया गया है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि इंटरनेट पर इस घटना को कई जगह सीधे लव स्टोरी या वन साइडेड लव की तरह देखा जा रहा है, लेकिन असली कहानी इसे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि परिवार और पुलिस इन्वेस्टिगेशन से सामने आई इन्फॉर्मेशन में हैरेसमेंट, स्टॉकिंग, धमकियां और पहले की गई कंप्लेंट जैसी कई बातें सामने आई है। और यहाँ से ये एक सिंपल रिलेशनशिप की कहानी एक ब्रूटल क्राइम स्टोरी में बदलने लगती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संध्या ने अमित से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। उन्होंने उससे बात करना बंद कर दिया था, लेकिन कथित तौर पर अमित इस दूरी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। और यही वो पॉइंट था जहाँ इस कहानी को प्यार कहकर छोड़ देना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि किसी इंसान को पसंद करना और उस इंसान के नो कहने के बाद भी उसका पीछा करना 2 अलग अलग चीजें हैं। संध्या ने कथित तौर पर इस परेशानी के खिलाफ शिकायत भी की थी, यानी यह पहली बार नहीं था जब संध्या को अमित से डर लगा हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक संध्या ने अमित के खिलाफ हैरेसमेंट और मोलेस्टेशन को लेकर कंप्लेन की थी। मामला सामने आया तो अमित से पूछताछ भी हुई और बाद में फैमिली और पंचायत के स्तर पर मामला शांत करा लिया गया। अमित ने आगे ऐसा नहीं करने की आश्वासन दिया, क्योंकि उस वक्त शायद सभी को लगा होगा कि ये मामला अब खत्म हो गया है। लेकिन कभी कभी किसी केस की सबसे खतरनाक बात वही होती है जो हमें बहुत छोटी लगती है, क्योंकि अगर किसी महिला को पहले से ही डर लगने लगा हो, अगर उसने शिकायत कर दी हो, तो क्या मामला सिर्फ माफ़ी मांगने से खत्म हो जाता है? इस सवाल का जवाब इस कहानी में बहुत देर से मिला। संध्या ने अपना स्कूल बदल लिया, रहने की जगह बदलने की बात रिपोर्ट में सामने आई है। नई जगह, नई नौकरी और नया रूटीन। शायद उन्हें लगा होगा कि अब मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन परिवार के मुताबिक परेशानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। कथित तौर पर अमित का पीछा करना जारी रहा और इस दौरान संध्या के पति को भी धमकी दिए जाने की बात सामने आती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स में परिवार की ओर से एक कथित धमकी का जिक्र आता है कि अगर संध्या उसकी नहीं हो सकती तो वो उसे उसके पति के साथ भी नहीं रहने देगा। यह दावा संध्या के परिवार वालों की तरफ से था, और अगर परिवार वालों का यह दावा सही था तो ये सिर्फ एक जेलिसी नहीं थी, बल्कि ये एक वार्निंग थी जो आगे जाके एक ब्रूटल वन साइडेड लव रिवेंज में बदलने वाली थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परिवार की ओर से ये आरोप भी सामने आया है कि हत्या से पहले अमित ने संध्या को एक बार घर से उठा लिया था और उसके हस्बैंड के साथ मारपीट भी की थी। और अगर इन्वेस्टिगेशन में ये सारी एलिगेशंस पूरी तरह साबित होती हैं तो एक बात तो साफ होती है कि ये कोई अचानक पैदा हुई कॉन्फ्लिक्ट नहीं थी, बल्कि ये एक पैटर्न था जो बार बार रिपीट हो रहा था। पहले पीछा करना, फिर शिकायत करना, फिर से समझौता और फिर से परेशान करना, और फिर एक ऐसा दिन आया जब संध्या को अपने ही वर्क प्लेस में मौत का सामना करना पड़ा। अब कहानी हत्या से करीब 2 महीने पीछे जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अमित ने कथित तौर पर पहले से ही मर्डर की प्लानिंग शुरू कर दी थी
और इसी प्लानिंग के दौरान उसने एक चाकू खरीदा था। यानी अगर पुलिस का आरोप सही है तो 3 अगस्त की वो सुबह अचानक नहीं आई थी। वो सुबह होने वाली हत्या की कहानी कई हफ्तों पहले ही लिखी जा चुकी थी। एक एक कदम पहले से तय किया जा रहा था। जगह तय होनी थी, तरीका तय होना था और बस सही मौके का इंतजार था। पुलिस के मुताबिक अमित ने पहले इस बात पर भी विचार किया कि संध्या को रास्ते में अटैक किया जाए, लेकिन रास्ते में रिस्क ज़्यादा था। लोग देख सकते थे, सीसीटीवी हो सकता था, पुलिस तक बात जल्दी पहुंच सकती थी। इसीलिए उसने ऐसी जगह चुनने के बारे में सोचा जहां संध्या रोज आती है, जहां उसका इंतजार करना आसान था और जहां वो उसे आसानी से अपने सामने ला सकता था। और वो जगह थी उसका स्कूल, जहां पर वो खुद पढ़ाती थी, क्योंकि संध्या रोज वहां आती थी और सबसे बड़ी बात, वह जानता था कि संध्या वहां जरूर आएगी। 3 अगस्त 2026 की सुबह के करीब 7:30 बजे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक संध्या स्कूल पहुंच चुकी थी। वो क्लास सेकंड को पढ़ा रही थी और बच्चे उनके सामने थे। स्कूल अपने डेली रूटीन के हिसाब से चल रहा था, लेकिन करीब 9:35 पे एक आदमी मेन गेट से अंदर आता है। उसका चेहरा सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था, उसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। वो आराम से स्कूल के अंदर एंटर होता है और कुछ देर तक इंतजार करता है। फिर वो एक स्टाफ से कहता है कि संध्या को बताइए विक्की आया है। विक्की विक्की उनके हस्बैंड का नाम था, जिस वजह से स्टाफ को शक नहीं हुआ और स्टाफ को लगा कि संध्या के पति ही उनसे मिलने आए हैं। इसलिए बिना ज़्यादा सवाल किए उन्होंने संध्या को बाहर बुला लिया। अब इमेजिन कीजिए कि एक टीचर अपनी क्लास से बाहर निकलती है और उसे लगता है कि शायद हस्बैंड का कोई मैसेज है, शायद कोई ज़रूरी काम है। वो स्कूल गेट की तरफ बढ़ती है और सामने एक आदमी खड़ा होता है, चेहरा ढका हुआ, और फिर सिर्फ कुछ सेकेंड्स में पूरी सिचुएशन बदल जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी ने संध्या पर चाकू से हमला कर दिया। संध्या ने बचने की भरपूर कोशिश की। वो अमित से दूर जाने की कोशिश करती रही, मदद के लिए चिल्लाई भी, लेकिन आरोपी हमला करता ही गया। जब तक संध्या जमीन पर नहीं गिर गई, वो चाकू से संध्या पर हमला करता ही गया और एक स्टाफ मेंबर बीच में आकर संध्या को बचाने की कोशिश भी करता रहा, लेकिन आरोपी ने उसे भी चाकू दिखाकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और फिर संध्या जमीन पर बदहवास होकर गिर गई। स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरास सब रिकॉर्ड कर रहे थे। एक कैमरा उस आदमी को स्कूल में आते हुए देख रहा था, तो दूसरा कैमरा उसकी मूवमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहा था और फिर वही कैमरा उस अटैक को भी रिकॉर्ड करता रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अटैक कुछ ही सेकंड्स में हुआ, जिसने संध्या को संभलने का मौका तक नहीं मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक संध्या पर कुल 27 बार चाकुओं से हमला किया गया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक संध्या पे चाकू से जो इतनी बार अटैक किया गया था, उसकी वजह से उस चाकू की जो ब्लेड थी वो ब्लेड भी मुड़ गई थी। संध्या पर जानलेवा हमला करने के बाद अमित वहां से मोटरसाइकिल लेकर के भाग निकला। उसे शायद लगा होगा कि स्कूल से निकलते ही कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन असल में कहानी अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि स्कूल का सीसीटीवी कैमरा उसके हर कदम को रिकॉर्ड कर चुका था। वह एक ऐसी चीज पीछे छोड़ चुका था जिससे बचना मुश्किल था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, सीसीटीवी फुटेज को देखा गया, गवाहों से पूछताछ भी हुई और आरोपी की पहचान तक पहुंचने की कोशिश शुरू हो गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि अमित ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे करीब 2 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। एक क्राइम जिसे उसने प्लान किया था, उसका आरोपी कुछ ही घंटों में पुलिस हिरासत में था। अमित अब गिरफ्तार हो चुका था और हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू भी पुलिस के कब्जे में था। सीसीटीवी फुटेज सामने थी, गवाह मौजूद थे, लेकिन अब जांच का सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर अमित ने संध्या की हत्या क्यों की। क्या ये प्यार था? क्या ये बदला था? क्या ये रिजेक्शन था? या फिर ये उस ऑब्सेशन का अंतिम रूप था जिसमें सामने वाले इंसान की इच्छा की कोई कीमत नहीं रह जाती। पुलिस के मुताबिक संध्या द्वारा दूरी बनाए जाने के बाद अमित के अंदर एक नाराजगी बढ़ती गई, एक रिवेंज सा बढ़ता गया और यही नाराजगी हत्या की प्लानिंग तक पहुंच गई। इस केस का सबसे पेनफुल हिस्सा शायद हत्या के बाद शुरू होता है, क्योंकि संध्या के हस्बैंड का कहना था कि अगर पहले कंप्लेंट्स और थ्रेट्स को गंभीरता से लिया गया होता तो शायद संध्या आज जिंदा होती। एक परिवार का दर्द है, एक हस्बैंड का सवाल है और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ केस से नहीं बल्कि हर उस महिला की सुरक्षा से जुड़ा है जो कभी स्टॉकिंग या हरेसमेंट का सामना करती है। किसी महिला को अगर पहले ही महसूस हो जाए कि वो खतरे में है, तो क्या हमें उसके डर को सच साबित होने का इंतजार करना चाहिए? किसी महिला को सुरक्षित महसूस करने के लिए उसे कितनी बार कहना पड़ता है कि उसे डर लग रहा है? 1 बार, 2 बार, या तब तक जब तक कुछ हो ना जाए? अब आप एक बार उस क्लासरूम को इमेजिन कीजिए जहाँ संध्या पढ़ाती थी, कुछ घंटे पहले तक, जहाँ बच्चों की आवाज़ थी, जहाँ टीचर की आवाज़ थी,
जहाँ किताबें खुली हुई थी, वो क्लासरूम अब भी वही है। वही ब्लैक बोर्ड है, वही डेस्क है, लेकिन संध्या की जगह अब खाली है। और उस खाली जगह का असर सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। घर पर उनके 2 बच्चे हैं जो अब भी अपनी माँ के स्कूल से लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। पर उन्हें ये नहीं पता है कि अब उनकी माँ स्कूल से कभी घर वापस नहीं आ पाएगी। यही है किसी क्राइम की असली कीमत। एक ज़िंदगी जाने के साथ कई ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं, जिनके लिए उनकी माँ अब कभी स्कूल से वापस नहीं आएगी। न्यूज़ में हमें बस एक हेडलाइन दिखाई देती है, टीचर मर्डर्ड, लेकिन उस हेडलाइन के पीछे एक पूरा परिवार बिखर जाता है। इस केस को समझते समय एक शब्द बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा रहा है, प्यार, लव। लेकिन अगर किसी इंसान ने नो कह दिया है और उसके बाद भी उसका पीछा किया जाए, उसको धमकी दी जाए, उसकी ज़िंदगी बदलने पर उसको मजबूर किया जाए और आखिर में उसकी जान ले ली जाए, तो सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि प्यार इतना खतरनाक कैसे हो गया है। सवाल ये होना चाहिए कि किसी को नो को एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है। क्योंकि प्यार में चॉइस होती है, डिसीजंस होते हैं, सम्मान होता है, लेकिन ऑब्सेशन में, रिवेंज में सामने वाले इंसान की चॉइस की कोई कीमत नहीं रह जाती। उसकी मर्जी के बजाय फैसला कोई और करने लगता है और यही सोच धीरे धीरे एक खतरनाक रिवेंज या ऑब्सेशन में बदल सकती है और यही चीज़ एक खतरनाक रूप ले लेती है। अगर हम इस पूरी कहानी को शुरुआत से देखें तो हमारे सामने घटनाओं की एक पूरी कड़ी सामने आती है। सबसे पहले अमित और संध्या के बीच कॉन्टैक्ट हुआ, लेकिन वक्त के साथ संध्या ने उसे दूरी बनानी शुरू कर दी। इसके बाद हैरेसमेंट का आरोप सामने आए और आखिरकार संध्या ने इसकी शिकायत भी की। शिकायत के बाद मामला कुछ समय के लिए शांत भी हो गया, लेकिन संध्या ने शायद इसे हल्के में नहीं लिया था। उन्होंने अपना स्कूल बदला, रहने की जगह बदल ली। उन्हें लगा होगा कि अब वो उस परेशानी से दूर चले गए हैं, लेकिन परिवार के मुताबिक अमित की तरफ से धमकियां पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। और इसी बीच पुलिस की जांच में एक और बात सामने आती है कि अमित कथित तौर पर इस हमले की तैयारी पहले से ही कर रहा था। यहाँ तक कि हत्या में इस्तेमाल होने वाला चाकू भी उसने बहुत पहले ही खरीद के रख लिया था। और आखिर में 3 अगस्त की सुबह सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक मास्क पहना आदमी एक झूठे नाम के साथ स्कूल में एक ऐसी हत्या को अंजाम देता है जिसे सीसीटीवी ने हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन इस कहानी को सिर्फ उस सुबह से समझना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि संध्या की हत्या से पहले कई ऐसी घटनाएं हो चुकी थी जो इस आखिरी वारदात तक पहुंची थी। किसी क्राइम की सबसे डरावनी बात हमेशा क्राइम नहीं होती। कभी कभी सबसे डरावनी चीज़ होती है उस क्राइम से पहले आने वाले संकेत। एक कंप्लेंट, एक थ्रेट, एक पीछा करना, एक डर, एक ऐसा इंसान जो कह रहा हो मुझे अब डर लगने लगा है। और फिर भी अगर उसकी बात को समय पर गंभीरता से न लिया जाए तो एक दिन वही डर एक ट्रेजेडी बन सकता है। संध्या की कहानी में जांच अभी भी अपना काम कर रही है, आरोपी गिरफ्तार है और आगे कोर्ट में क्या साबित होता है ये जुडिशियल प्रोसेस तय करेगा। लेकिन संध्या के परिवार के लिए एक बात पहले से ही तय हो चुकी है, वह वापस नहीं आएगी। उनकी क्लासरूम में उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। उनके बच्चे उन्हें फिर से स्कूल से लौटते हुए नहीं देख पाएंगे। और शायद इसीलिए इस कहानी को सिर्फ एक मर्डर के समझकर भूल जाना सबसे आसान रास्ता होगा। लेकिन शायद हमें इसे एक सवाल की तरह याद रखना चाहिए। अगर कोई इंसान समय रहते ये कहे कि मुझे खतरा है, तो क्या उसकी बात को गंभीरता से लेने के लिए किसी अनहोनी का इंतजार करना जरूरी है? क्योंकि कभी कभी एक क्राइम की आखिरी आवाज़ गोली या चाकू की आवाज़ नहीं होती। कभी कभी वो आवाज़ होती है एक इंसान की मदद की पुकार। और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हमने उसे सुना या नहीं, सवाल ये है कि हमने उसे समय रहते गंभीरता से लिया कि नहीं।